हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द रेड लाइन। अभी जो भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ है, इसमें हमारे भारतीय 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इसके कारण भारत में काफ़ी जोश और आक्रोश है। अब हम जानेंगे कि इसका सिलेबस के साथ क्या लिंकेज है, इसको भी देखेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीएस पेपर 2 के साथ जो भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यह इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन से भी संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझेंगे और मैप के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशन है और ये रिलेशन अभी क्यों इतना खराब हो गया, आइए इसको देखते हैं। चलिए डेट से समझेंगे कि कौन सी घटना किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले 5 और 6 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई। कहाँ पे? पैंगोंग टीएसओ जो है लद्दाख के पास, उसके पास, और काफ़ी संख्या में दोनों तरफ के आर्मीज घायल हुए। इसके बाद 9 मई को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई नाकुला एंड नॉर्थ सिक्किम के पास। 18 मई को चीन भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जिसका भारत ने 21 मई को खंडन किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो चाइनीज आर्मीज है वो पेट्रोलिंग में बाधा पहुंचा रही है। 27 मई को चाइना की तरफ से कहा गया कि सिचुएशन स्टेबल है। फिर क्या हुआ कि 2 जून को भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो बहुत बड़ी संख्या में एलएसी के आसपास आ गई है। फिर 6 जून और 10 जून को दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच में हुई हाई लेवल मीटिंग, जिसमें से 5 जो एरियाज है उसको हाईलाइट किया गया। और 10 जून को मेजर जनरल लेवल की बातचीत जो हुई थी, इसके बाद जो कहा गया कि हम लोग डिसएंगेज करेंगे, यानी हम लोग थोड़ा पीछे हट जाएंगे। इसके बाद लग रहा था कि सिचुएशन सामान्य हो जाएगा, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 15-16 जून को चाइनीज फोर्स ने अपना टेंट लगाया था जो वहाँ से नहीं हटाया था और उसे हटाना था। जब यह टेंट नहीं हटा तो बिहार रेजिमेंट जो वहाँ पे प्रेजेंट थे उसके कमांडिंग ऑफिसर और कुछ सैनिक इस चीनी टेंट के पास गए और उन्होंने उसको हटा भी दिया और उसको जला भी दिया। इस पर कुछ चीनी सैनिक वापस भी आए और जब वो वापस आए तो काफ़ी संख्या में आए और दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान गई। और कहा जाता है कि चाइनीज जो है चाइना की तरफ से 45 सैनिक भी मारे गए हैं। तो चलिए जानेंगे जम्मू और कश्मीर के मैप से। तो जम्मू ऊपर है और कश्मीर घाटी जो है नीचे है। तो यहाँ जो आप काली लाइन देख रहे हैं तो ये क्या है? ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री है। इस तरफ भारत की सेना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अधिकृत कश्मीर का इलाका है। और ये जो एक्शन हो रहा है ये कुल मिलाकर लद्दाख के इलाके में हो रहा है। और तो हिंदुस्तान की सरजमी जिस पर चीन ने अपना अवैध कब्जा जो अधिकार जताया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ही नजदीक है, जो गलवान फेस ऑफ पॉइंट जो यहाँ पे है। आइए आगे इसको जानेंगे। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है? ये लेह है, ठीक है, जो लद्दाख की राजधानी है। अगर आपने फिल्में देखी है या कभी सैर पे घूमने के लिए गए हों तो हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी। वहाँ से होते हुए शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क, ठीक है, जो 323 किलोमीटर लंबी यह सड़क है। करीब पिछले 15 साल से यह सड़क बन रही थी और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जो है वो सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही अहम हिस्सा है भारत का। वहाँ पे कोई भी सड़क नहीं थी। कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रैकिंग करके भारत की आर्मीज को जाना पड़ता था, क्योंकि अब जब यहाँ पे सड़क बना दी है भारत ने, तो पिछले जो साल इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जो नई सड़क बनी थी, तो इस वजह से हम काफ़ी हद तक अपनी आर्मीज को उसको सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है वहाँ जाना आसान हो गया है। ठीक है, ये जो आप लाल रंग का लाइन देख रहे हैं ना, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें अब मज़े की बात क्या है कि यह तो क्या है, पैंगवान सेक्टर जो यहाँ भारत के नीली जो लकीर यहाँ पे है, ये जो गलवान नदी को दिखाती है। तो ये एक सड़क बनी है जिसको शोक नदी के किनारे किनारे बनी हुई है ये जो नदी है। ठीक है, तो शोक को क्या कहा जाता है? शोक को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। थोड़ा इसको यहाँ पे समझेंगे। तो रिवर ऑफ डेथ यानी कि मौत की नदी। क्यों कहा जाता है इसको मौत की नदी? इसको यहाँ पे समझेंगे।
पहले क्या होता था कि जो लद्दाख के ट्रेडर्स थे, जो चीन के ट्रेडर्स थे, वो सिंजियांग जाया करते थे और इसी नदी के साथ साथ और यहाँ पर जो गर्मियों का पानी का बहाव इतना तेज हो जाता था, जो कि सड़क किनारे बनती भी थी, वह चीज़ बह जाती थी, उसके ऊपर पानी आ जाता था। कई ट्रेडर्स नदी में गिरकर मर जाते थे। इस वजह से शोक की नदी को रिवर ऑफ डेथ यानी मौत की नदी कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से भारत ने यह सड़क जो बनाई है, बहुत ही मुश्किल से बनाई है, जिसको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो आइए आगे और भी इसको जानते हैं। अब हम लोग DSDBO सड़क यानी कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, इसको समझेंगे। ये काफ़ी हद तक फसाद जो है इसी को लेकर के है। जो नीली है नदी है, यहाँ पे जो नीली लाइन है शोक नदी की, जो उसके किनारे किनारे चलती है। सर्दियों में क्या होता था, ये पानी जम जाया करती है और सर्दियों में ही जब काफिला निकलता था तो ट्रेडर्स के, तो साथ साथ क्या करता था कि वहाँ पे सिंजियांग जाया करते थे। तो गर्मियों में यहाँ ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता था। यहाँ पर 2 ITBP के पोस्ट बने हुए हैं। चीन की तरह पीपुल लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी होते हैं उसको बोलते हैं पीपुल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। उसका जो मेन बेस है इस इलाके में है, ठीक है। तो इस बेस को जो ये बेस है, इसके 2 पोस्ट हैं। एक है चाइनीज पोस्ट 1 और दूसरा है चाइनीज पोस्ट 2, जो कि गलवान नदी के साथ साथ है। तो 2016 में चीन क्या किया था कि इस इलाके तक एक पक्की सड़क बना दी थी, ठीक है, और वहाँ पे बिछी हुई है। उसके आगे क्या है, कच्चा रास्ता है। तो अप्रैल के एंड में और मई की शुरुआत में क्या हुआ कि इस चाइनीज 1 जो है, चाइनीज पोस्ट 1 और चाइनीज पोस्ट 2 से गलवान नदी के साथ साथ जो चाइनीज आर्मी का दस्ता है वो इस कच्चे रास्ते से चलते चलते यहाँ पर आ गया है। इसको कहते हैं PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो कि बहुत हद तक गलवान और श्योक नदी का जो संगम है उसके नजदीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत की जो सेना है नदी के इस किनारे, यहाँ से हमारे दस्ते निकलते हैं और ये जो रिजलाइंस है, रिजलाइंस किसको कहते हैं, पहाड़ों को रिजलाइंस कहते हैं, वहां पर जाकर गश्त देते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो हमारे जो सैनिक निकलते हैं और यहाँ तक आकर गश्त करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाइनीज नदी के किनारे क्या कर रहे हैं कि किनारे किनारे आकर के यहाँ पे डेरा जमा दिए हैं और यहाँ पे आके बस गए हैं। इसके विरोध में इंडिया ने क्या किया है कि हमने अपने जवान को आगे भेजा और साथ ही मिरर डिप्लॉयमेंट किया। मिरर का अर्थ क्या हुआ, आईना। तो जितने भी चीन के वहाँ पे हथियार बरामद किए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे, चाहे वो इन्फेंट्री हो, मोटार हो, उसी तादाद में भारत ने भी इसी इलाके में अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। 6 जून को कोर कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि डिसएंगेज किया जाए, यानी कि चाइनीज आर्मी को वापस भेजा जाए। अब ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आ गई है, ये आपको नहीं जानना है। लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर उसने बहुत बड़ी तादाद में अपने हथियार और अपने सेना को इकट्ठा कर दिया है, यानी वहां पे जमा कर दिया है। इससे हम लोगों को क्या परेशानी है, तो इस बात से हम लोगों को ये परेशानी है कि हमारे जो ये सड़क है, जो हमारी कारगिल की जो सड़क है ये वाली, तो ये जो सड़क है यहाँ पे क्या, कारगिल और द्रास शहर के ऊपर जो नेशनल हाईवे था उसके ठीक ऊपर चोटी पर चीन ने अपनी सेना बिछा रखी थी। उसके बाद जैसे ही भारत का कोई सेना या काफिला निकलता था, तो पत्रकार का था या आर्मीज का था, तो पाकिस्तानी आर्मी उस पर टारगेट किया करती थी, क्योंकि आती हुई गाड़ी को देखकर कोई भी टारगेट कर सकती थी। तो यही जो है, इसी तरीके से अगर ये जो हमारी DSDBO रोड है उस पर चाइनीज आर्मी हमला करने लग जाए तो क्या होगा कि अगर हम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हों तो ये हमारे लिए अच्छा है, सेफ है। अगर हम पहाड़ के नीचे बैठे हों तो हमारे लिए वो खतरा है ना। तो अगर हम इस रिज लाइंस को डोमिनेट कर लेते हैं तो क्या होगा कि चाइनीज आर्मी यहाँ पर आकर बैठ जाती है, ठीक है। तो हालांकि सब सेक्टर नॉर्थ जो है, दौलत बेग ओल्डी जो हमारा है, वो हम वहाँ पे एक और भी नया सड़क बनाई जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 61 स्ट्रैटेजिकल रोड बनाया जा रहा है, जो BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत
बनाया जा रहा है। करीब 11,000 श्रमिक हैं जो झारखंड से स्पेशल ट्रेन्स में लद्दाख सेक्टर या हुआ और उत्तराखंड सेक्टर की तरफ भेजा गया है। चाइना ने क्या किया है कि पिछले करीब 2 दशक में बॉर्डर रोड्स को बहुत डेवलप किया है, एडवांस कर दिया है, तो उनकी यह पक्की सड़क हो गई है। तो उनको तकलीफ क्या है कि जब हिंदुस्तान ने यह सड़क बनाता है, यह बनाना शुरू कर दिया है, तो कहता है कि सड़क क्यों बनाओगे आप यहाँ पे, जबकि हिंदुस्तान कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, आप अपनी तरफ क्या करते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, हम अपनी तरफ क्या करते हैं ये हमारी प्रॉब्लम है। तो जो चाइनीज़ अधिकारी वहाँ पे है वो यह बात कह रहा है कि आपको सड़क बनाने नहीं दिया जाएगा, ये उनका कहना है। तो भारत क्या किया है, भारत ने बड़ा ही क्लियर पोजीशन लिया है कि चीन जितना भी डराए धमकाए हम अपना काम करेंगे, अपनी सड़क तो बना के ही रहेंगे। तो हाल में इस इलाके में क्या हो गया कि तकलीफ क्यों इतनी बढ़ गई है, तो इस इलाके में जो सड़क बन रही है वो ये क्या है कि जिस नदी के किनारे है यहाँ से आपको वहाँ पे पहले जाना मुश्किल था, तो यह काफ़ी लंबा रास्ता था जिसको तय कर पाना काफ़ी मुश्किल था। गर्मी में इसमें जब जाते थे काफ़ी निकलते थे तो सड़क बनाना शुरू किया ताकि जो PP14 तक एक सड़क बन जाए वहाँ पे। चाइनीज़ इस पर विरोध कर रहे हैं। अब जो हमारे पास खबर आ रही है, जो हमारा जो न्यूज़ से या हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे क्या है कि चाइनीज़ आर्मी क्या है डिसएंगेज कर रही थी, मतलब वापस जा रही थी। तब एक कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल हैं भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी पद पर थे और उसके पलटन के 2 जवान की मौत हो गई है। तो इसमें हमने क्या जाना कि चाइना की प्रॉब्लम क्या है, भारत क्या मांग कर रहा है। तो भारत चाहता है कि चीन वापस चला जाए और आपका जो चाइनीज पोस्ट 1 और 2 है आप वहाँ वापस जाइए, और जो आप आगे आकर के जम गए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। अब समझेंगे हम लोग कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या फ़र्क है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि नियंत्रण रेखा जो है एकदम मार्क आउट है मैप पर, दोनों देशों की सरकारों ने ये तय किया था। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये किसी भी नक्शे पर नहीं है जिसको कि दोनों देशों के आर्मीज ने माना। इस वजह से क्या है कि कंफ्यूजन हो रही है कि LAC कहाँ पर मिलती है। इसी का फ़ायदा उठाकर चाइनीज़ आगे आ गए हैं। पहले भी कई बार हर साल लगभग खास तौर पर जब बर्फ़ पिघलती है और गश्त एक बार फिर से शुरू होती है तो चाइनीज़ आर्मी और हिंदुस्तानी जो आर्मी है के बीच में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ न कुछ भिड़ंत होती रहती है। लेकिन इस समय क्या फ़र्क हो गया है कि सिक्किम ने नाकुला से लेकर लाह मतलब होता है माउंटेन का के जो पास, ठीक है, तो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर अलग अलग जगहों पर कम से कम 5 जगहों पर फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर दिया गया हो चुका है। और जो इंडियन और चाइनीज़ आर्मी है वो एकदम आमने सामने हो जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है ये काम कोई लोकल चाइनीज मिलिट्री कमांडर नहीं कर सकता है, ये काम केवल तभी हो सकता है अगर जो PLA कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ जो हैं उसको कोई डायरेक्टर जो रिपोर्ट करती है अगर उन्हीं की हरी झंडी मिली हो तभी ये काम हो सकती है। एक तरफ मोदी के साथ वो झूले झूल रहे हैं, मल्लारपुरम में के मंदिरों में के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और एक तरफ चाइनीज आर्मी ने ये काम किया है। तो ठीक है, हम लोग इस मैप के थ्रू भी समझ चुके हैं अच्छे से कि पूरा मामला क्या था। अब आगे हम लोग समझेंगे कि भारत इस पर क्या एक्शन लेगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इसके ऊपर और आगे क्या क्या काम होगा इस पे। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा जो हिस्ट्री है इसका, चाइना और भारत का जो रिलेशनशिप है, इसके जो संबंध है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। जब से यह घटना घटी है तब से पूरे भारत में आक्रोश है, लेकिन चीन पूरा दोष भारत को ही दे रहा है। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वेंग ई से टेलीफोन पर बात भी की है। उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को बताया है कि यह जो घटना हुई है उसके पीछे चाइनीज सोल्जर की जो सोची समझी साजिश हो सकती है जो भारतीय सैनिकों पर अटैक किया है। इस पर PM मोदी ने भी क्या कहा है, आइए इसको जानेंगे। तो भारत शांति चाहता है, साथ ही साथ भारत इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि भारत का 1 इंच भी किसी दूसरे देश को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। भारत शांतिपूर्ण रूप से इसका समाधान सोचेगा और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी अपनाएगा। साथ ही साथ जल्दीबाजी में रिस्पॉन्स यानी गलवान घटना के बाद को आगे बढ़ा सकती है। भारत को 3 सूत्रीय स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। सबसे पहला क्या कि भारत को एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी जिससे चाइना को जो चीन है उसको भारत कमजोर ना समझे।
भारत को यह भी दिखाना होगा कि उसके अंदर एकता है। चीन से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से आर्थिक और राजनीतिक रूप से तैयार है। भारत को यह भी जाहिर करना होगा कि चाइना जो है वो डायलॉग प्रोसेस के लिए तैयार हो, जिससे कि पूरी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो है वो डिसएंगेजमेंट की एक्सरसाइज पूरी हो सके, ताकि दोनों तरफ शांति बनी रहे। भारत का जो मैसेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए डोमेस्टिक एंड इंडियन ऑडियंस के लिए, कि भारत हर संभव प्रयास करेगा, जो भी जरूरी हो, जिस प्रकार से भी जरूरी हो। भारत को भी अपना जियोपॉलिटिकल पोस्चर पर विचार करना चाहिए। भारत को काफी स्ट्रांग पोजीशन लेने की जरूरत है तिब्बत मामले में। भारत का यूएस के साथ जो पार्टनरशिप है उसको और भी मजबूत करे, वो क्यूड जैसे संगठन को और ज्यादा परमानेंट अरेंजमेंट करे, और जो भी मालाबार एक्सरसाइज होती है भारत, जापान, यूएस के बीच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत का जो व्यापार है उस पर अच्छे से पुनरीक्षण करना चाहिए। भारत को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो टू फ्रंट जो सिचुएशन है भारत के लिए जो उत्पन्न हो रही है उसके लिए भी प्रयासरत होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है। भारत को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि साउथ एशियन नेबरहुड जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे सभी देशों से महत्वपूर्ण संबंध हो, जिससे चाइना को दखल अंदाजी करने का मौका ना मिले। अभी जो भारत का नेपाल के साथ संबंध दिख रहा है, इसका सबसे अधिक फायदा चाइना को ही मिल रहा है। चलिए अब देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको आ सकता है कि गलवान वैली कहाँ पे है, श्योक रिवर कहाँ है, डरबुक कहाँ है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद बाउंड्री प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कैसे दोनों सैनिक आपस में एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे, यह भी पता होना चाहिए। क्योंकि अभी जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है आपस में तो इसमें क्या हुआ कि चीनी सैनिक जो थे वो रॉड के साथ और बहुत सारे ऐसे कुछ सामान लेके आए थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए आपस में दोनों के बीच में। इसके साथ ही साथ अगर मेंस का एग्जाम देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इंडिया चाइना रिलेशन को डिस्कस कर सकते हैं। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, उसके बाद भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए आगे। अब तो ये सारे मामले डिटेल से नॉलेज आपको होनी चाहिए इसमें। तो ये इस टॉपिक से आपको ये पता चलता है। चलिए अब जानेंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या एक्शन लिया है, और साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको भी समझेंगे। चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द। यह चीन पर भारत का पहला एक्शन है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वह चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करे। चलिए भारत और चीन के इतिहास को समझेंगे। तो 1967 में भारत नाथुला में चीन के दुर्ग को खत्म करने और उन्हें उनके इलाके तक खदेड़ने में कामयाब रहा था। यह विवाद 1914 में शुरू हुआ, जब रिटेन पब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में इकट्ठे हुए। यह प्रतिनिधि यहाँ तिब्बत के दर्जे और ब्रिटिश इंडिया चीन की सीमा को लेकर संधि करने के लिए शामिल हुए थे। तिब्बत की स्वायत्तता और अधिकारों की शर्तों में रुकावट डाल रहे चीन ने डील पर दस्तखत तो नहीं किए थे, लेकिन ब्रिटेन और तिब्बत ने एक ट्रीटी पर साइन जरूर किए थे, जिसे मैकमोहन लाइन कहा गया है। और इस लाइन का नाम जो बॉर्डर की जो पेशकश है करने वाले ब्रिटिश अधिकारी हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। यह लाइन भारत और चीन की आधिकारिक सीमा है और भारत हिमालय स्थित 550 मील लंबी बॉर्डर को मानता है, लेकिन कभी भी चीन इसे स्वीकार नहीं किया है। अब जानेंगे 1962 युद्ध का जो साल है इसमें। तो 1947 में भारत आजाद हुआ। 2 साल बाद चीनी क्रांतिकारी माओ जेडुंग ने कम्युनिस्ट क्रांति का अंत किया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की स्थापना की। इसके तुरंत बाद ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया और 1950 में तनाव बढ़ गया। चीन ने जोर दिया कि तिब्बत कभी भी स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाने के लिए साइन नहीं कर सकता है।
चीन ने शियाजियांग स्थित अपने पश्चिमी फ्रंटियर के लिए जरूरी सड़कों पर नियंत्रण की मांग की, जबकि भारत और उसके दूसरे पश्चिमी साथियों ने चीनी घुसपैठ को इलाके में माओवाद और कम्युनिज्म फैलाने के तौर पर देखा। 1962 में युद्ध की शुरुआत की गई। अब जानेंगे 1967 में चीन के विरोध में जब भारत ने हमला किया था, तो 1967 में सिक्किम को जोड़ने वाले दो पहाड़ी इलाके नाथुला और चोला में फिर से तनाव बढ़ने लगा। सिक्किम भारतीय राज्य है और स्वायत्त तिब्बत को चीन अपना बताता आ रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के सैनिक उस जगह पर कटीले तार बिछाने लगे जिसे वे सीमा समझते थे। वह विवाद तब और बढ़ गया जब चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस झड़प में 150 से ज्यादा भारतीय और करीब 340 चीनी सैनिक मारे गए थे। 1987 में दोनों देशों के बीच संघर्ष टला। आइए इसको जानेंगे। तो 1987 में भारतीय सेना यह देखने के लिए ट्रेनिंग ऑपरेशन चला रही थी कि टुकड़ी को कितनी तेजी से बॉर्डर पर भेजा जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में सेना के लाव लश्कर को देखकर चीनी कमांडर चौंक गए और उन्होंने अपनी जो मानने वाली लाइन थी उसकी एक्चुअल कंट्रोल की लाइन उसकी ओर आगे बढ़कर जवाब दिया। बाद में युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत और चीन अलग हो गए और संकट टल गया। 2013 में दोनों देशों ने दौलत बेग ओल्डी में अपना कैंप बना लिया। आइए इसको समझेंगे। तो दोनों देश आपस में बहुत खराब तरीके से लड़ाई कर रहे थे। दशकों बाद चीनी प्लाटून ने अप्रैल 2013 में दौलत बेग ओल्डी के नज़दीक कैंप बना लिए। इसके जवाब में भारत ने भी 1000 फीट से भी कम दूरी पर अपने तंबू गाड़ दिए। धीरे धीरे कैंप दुर्ग में बदल गए और यहाँ बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार आ गए। मई में दोनों देश कैंप हटाने के लिए राजी हो गए, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद बना रहा। 2017 डोकलाम विवाद। जून 2017 में चीन ने हिमालय स्थित डोकलाम में रोड का निर्माण शुरू कर दिया। यह इलाका भारत का नहीं था, बल्कि उसके साथी भूटान के नियंत्रण में है। यह पठार भूटान और चीन की बॉर्डर पर है, लेकिन भारत इसे बफर जोन की तरह देखता है, तो जो चीन के साथ दूसरे विवादित क्षेत्रों के नजदीक है। हथियार और बुलडोजर के साथ भारतीय सेना रोड तोड़ने के इरादे से पहुंची और चीनी सेना ने इसका विरोध किया। फिर विवाद हुआ और सैनिकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। इस हमले में दोनों तरफ काफी चोटें आई। अगस्त में दोनों देश इस इलाके से हटने के लिए तैयार हो गए और चीन ने निर्माण कार्य बंद कर दिया। 2020 में विवाद फिर शुरू हुआ। मई में दोनों देशों की सेनाएं के बीच में कई बार हाथापाई हुई। पेंगोंग झील पर हुए एक झगड़े में कई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे, यहाँ तक कि उन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाना पड़ा था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर मध्यस्थता करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने रेंजिंग बॉर्डर डिस्प्यूट नाम दिया। यह साफ कहा था कि 2017 के बाद दोनों देशों के बीच हुए विवाद की सबसे गंभीर कड़ी थी, जिसके गंभीर नतीजे अब सामने आए हैं। तो आप सभी समझ चुके होंगे इस वीडियो के थ्रू मेन घटना क्या घटी थी और किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते थे इसमें। इसके बाद मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।